कॉक्लियर डक्ट। तो ये जो अंदर पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोनी लेब्रिंथ क्या है। बोनी लेब्रिंथ क्या है, सबसे पहले अगर हम ये देखें तो आपको पता चलेगा कि बोनी लेब्रिंथ है चैनल्स ऑफ बोनी कैविटीज। चैनल्स ऑफ बोनी कैविटीज, बोनी कैविटीज के चैनल्स हैं ये। रिजिड वॉल है ये इंटरनल ईयर की। अगर हमसे कोई कहे कि बोनी लेब्रिंथ क्या है, दिस इज रिजिड वॉल ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, ये जो कॉक्लियर डक्ट है इसको हम कॉक्लिया भी कह सकते हैं। जो कॉक्लियर डक्ट है ये पूरा इंटरनल ईयर है। यहां पर आपको दो विंडोज भी मिलेंगी, वो मैं यहां नहीं बना रहा हूं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं करूंगा इसको। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनिए सब लोग, बोनी लेब्रिंथ के अंदर ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पूरा पड़ा हुआ है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दो पार्ट हैं, एक ये कॉक्लियर डक्ट और इस तरफ का पूरा जो है इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस, इस तरफ का पूरा जितना है ये पूरा क्या है, इस तरफ वाला पूरा है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये इस तरफ का पूरा सिस्टम जो है ये वेस्टिबुलर एपरेटस है और उधर वाला जो है वो कॉक्लिया है। वेस्टिबुलर एपरेटस है पूरा ये, जिसके तीन पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के। कौन कौन? यूट्रिकल, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल और एक सैक्यूल, और इधर कॉक्लियर डक्ट या कॉक्लिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ पूरा, ये जो डायग्राम है। और सैक्यूल जुड़ा होता है कॉक्लियर डक्ट से एक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डक्ट ऑफ रियूनियंस। डक्ट ऑफ रियूनियंस, डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू सैक्यूल जुड़ा है कॉक्लियर डक्ट से, डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। डक्ट और लेब्रिंथ के बीच हाँ होता है ना, डक्ट और लेब्रिंथ के बीच क्या होता है? पेरीलिम्फ होता है। वही मैं बताना है मुझे आपको अभी। अब आप देखो एक यहां पर अब देखिए ये जो पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है अंदर, तो इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर क्या भरा रहेगा? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर क्या भरा रहेगा? पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या भरा रहेगा? एंडोलिम्फ। बिल्कुल सही, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। ये जो बीच में दोनों जुड़ रहे हैं इसको कहते हैं क्रस कम्यून। बहुत सारी लेबलिंग नहीं करवाऊंगा मैं आपको, बहुत सारी लेबलिंग है इस डायग्राम में, तो वो मैं करवाऊंगा नहीं आपको क्योंकि काम की नहीं आएगी आपके वो। ये इंटरनल ईयर है। आपको इंटरनल ईयर में दो बातें क्लियर हुई कि एक बोनी कैविटी है, उसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, और उसके अंदर लोकेट होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ के बीच जो कैविटी है वो किस फ्लूइड से भरी रहती है? वो किस फ्लूइड से भरी रहती है? पेरीलिम्फ से। बिल्कुल सही। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किससे भरा रहता है? मेम्ब्रेन एंडोलिम्फ से। बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का डायग्राम। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? सबका हो गया? किसी का बाकी हो तो मुझे बता दीजिए, जरूर बता दें। अभी पूनम कह रहे थे कि जल्दी थोड़ा सा ये आपने कर दिया साफ, तो अभी पूनम का कंप्लीट हो गया, बचा है कर लीजिए कंप्लीट। हाँ, अगर आपका बाकी हो तो आप मुझे बता जरूर दें कि बाकी है, मुझे जल्दबाजी नहीं रहती है। कर लो बेटा, कर लो, यास्मीन कर लो, हिमानी कर लो, सब लोग जल्दी जल्दी बना लो, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना। माइक ऑन करने की परमिशन नहीं है बेटा, मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं कॉर्ड वाला कॉर्ड लगा के पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप माइक ऑन भी करोगे तो आपस में ही एक दूसरे की आवाजें सुनाई देंगी। हाँ, लेफ्ट हो गया मैं, लीजिए ज्योति।
अरे आप तो को पूरा लेफ्ट हो ही जाऊं मैं यहां से। हाँ, इसके बाद बेटा एनिमल टिश्यू ही होना चाहिए मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे तो लगता है, लेकिन मैंने भी कंफर्म नहीं करा है एक भी बार। यहां पर आप ओवल विंडो लिख सकते हैं, ज्यादा डिटेल भी नहीं जाना, मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूं। और यहाँ पे आप राउंड विंडो लिख सकते हैं, RW और OW। यहाँ पे आप OW लिख सकते हैं, यहाँ RW लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं यहाँ पे आपको, अगर आपसे ये कोई पूछे कि कॉकलिया या ये पूरी दुकानदारी जितनी इस तरफ बनी हुई है, ये सब किस चेंबर से मेनली अराइज हो रहे हैं, तो वो आपको सैक्यूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई कोई आपसे पूछे कि कॉकलिया कहां से अराइज हुआ है, तो आप क्या बता सकते हो कि सैक्यूल से अराइज हो रहा है? ये बता सकते हैं आप? अगर कोई कॉकलिया पूछे आपसे कहां से अराइज हुआ है, तो आप क्या बताओगे? ये सैक्यूल से अराइज हुआ है, और सैक्यूल से जुड़ा रहता है एक डक्ट के थ्रू। उस डक्ट का नाम है, क्या नाम है डक्ट का? डक्ट ऑफ रियूनियंस। रियूनियंस अभी लिख दूंगा मैं, है ना? तो अभी मैं अब इसको साफ करूं, अब कंप्लीट हो गया सबका ये, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, कुछ चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर पड़ा रहता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। वो एक लाइन में लिख दूं, पता नहीं आप बाद में याद रख पाओ कि ना रख पाओ। तो मैं ऐसा काम जनरली करता नहीं हूं कि आप याद रख पाओ ना रख पाओ, मैं लिखवा ही देता हूं। लिखा होता है तो कभी ना कभी पढ़ ही लोगे। तो कैविटी ऑफ कैविटी ऑफ बोनी लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ इज फिल्ड विद, बताइए आगे क्या आएगा? एंडोलिम्फ आएगा या पेरीलिम्फ आएगा? फिल्ड विद के आगे पेरीलिम्फ। फिल्ड विद पेरीलिम्फ in which in which membranous labyrinth is found, in which membranous labyrinth is found। इसमें मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, ठीक है? अब हम बात कर ले मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की, कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के कितने पार्ट हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, इसके हम दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट, एक है बैलेंसिंग ऑर्गन है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है और एक हियरिंग ऑर्गन है। दो पार्ट हैं में इसके, बैलेंसिंग ऑर्गन और हियरिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन का नाम होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। बैलेंसिंग ऑर्गन है वेस्टिबुलर एपरेटस, जबकि हियरिंग ऑर्गन है कॉकलियर डक्ट। कॉकलियर डक्ट या कॉकलिया कह सकते हैं इसको। हाँ, कॉकलियर डक्ट। या हिमानी बेटा हैंड रेस किया हुआ है आपने, उसको आप नीचे कर लो, मुझे उतनी स्क्रीन कम दिखाई देती है जितने पे हैंड रेस होता है। हियरिंग ऑर्गन है कॉकलियर डक्ट या कॉकलिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हियरिंग ऑर्गन से, ये आप लिख लें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हियरिंग ऑर्गन से। हाँ, मोस्ट ऑफ द मेमल्स में आपको जो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर और जो एक्सटर्नल ईयर का स्ट्रक्चर है वो सेम मिलेगा।
लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करोगे तो आपको स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपको याद है, कल मैंने आपको एक बोन पढ़ाई थी, काल्यूमेला, हायोमैंडिबुलर का दूसरा नाम था, आपको याद है? काल्यूमेला हायोमैंडिबुलर का दूसरा नाम है। अब जैसे आप फ्रॉग का मिडिल ईयर देखोगे तो फ्रॉग के मिडिल ईयर में एक अकेला ईयर ऑसिकल होता है, काल्यूमेला, तीन नहीं होते हैं वहां पे फ्रॉग के मिडिल ईयर में। फ्रॉग के मिडिल ईयर में एक ही ईयर ऑसिकल है और उसका नाम काल्यूमेला है, जो हायोमैंडिबुलर बोन का रिजेम्बलेंस है जिसके साथ में। समझ रहे हैं? तो सब में अलग अलग है। अभी मैं इसको साफ कर दूं, ये हो गया सबका। तो फिर मैं स्टार्ट करूं कॉकलियर डक्ट और कॉकलिया पढ़ाना आपको। चलिए, ये कंप्लीट हो गया ये। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कॉकलिया। कॉकलिया के 2 एंड 3 4 टर्न होते हैं ह्यूमन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मैमल्स में 2 एंड 3 4 टर्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉकलिया की बात करेंगे या आप कॉकलियर डक्ट बोल दें इसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे में 2 एंड 3 4 टर्न हो। ये ह्यूमन में है। जैसे अगर आप रैबिट में देखोगे तो 2.5 टर्न्स हैं। जैसे अगर आप रैबिट देखोगे तो 2.5 टर्न आपको मिलेंगे। कैसा होता है कॉकलिया? देखिए, अभी मैंने आपके सामने बनाया था ये ओवल विंडो, राउंड विंडो, और ऐसे करके मैंने आपको बनाया था ये, इस तरह से देखा था आपने, 2.5 टर्न। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब सीधा कर देते हैं, ऐसे हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्वाइल को खींच के सीधा करेंगे। तो जनरली अगर आप देखोगे तो जो इंटरनल ईयर है वो कैसा दिखता है आपको? क्वाइल्ड दिखता है। कैसा दिखता है? क्वाइल्ड। और किसके जैसा क्वाइल्ड दिखता है? कॉकलोस। कॉकलोस का मीनिंग होता है स्नेल। स्नेल आपने देखा है ना, घोंगा, ऐसे क्वाइल्ड होता है, उसका सेल जो ऊपर का होता है। तो ये स्नेल जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको कॉकलिया कहते हैं। कॉकलोस वर्ड से बना है ये। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको सीधा कर दिया। जो आपका कॉकलिया था 2 एंड 3 4 टर्न जो थे उसको हमने सीधा कर दिया, ये आ गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो अगर हम कॉकलिया को सीधा कर दें, इसको अगर हम अनकॉइल कर दें, ये रैबिट में है, अगर इसको हम अनकॉइल कर दें तो इसकी लेंथ आपको अप्रोक्सीमेट 35 mm मिलेगी। अप्रोक्सीमेट 1-2 mm, 2-5 mm कहीं कम ज्यादा भी लिखी हो सकती है। ये जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो 35 mm है। आपको इसकी लेंथ करीब करीब 35 mm मिलेगी। ये स्ट्रक्चर क्या है? बोनी कॉकलिया है या मेम्ब्रेनस कॉकलिया है? बोलिए, ये स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने आपके सामने बनाया है? ये बोनी कॉकलिया है। ठीक है, और इस बोनी कॉकलिया के अंदर हमने अब ये प्लेस कर दिया, बोनी कॉकलिया के अंदर हमने ये प्लेस कर दिया मेम्ब्रेनस कॉकलिया। ठीक है, तो जैसे ही इस बोनी कॉकलिया के अंदर हम ये मेम्ब्रेनस कॉकलिया प्लेस करेंगे तो इस मेम्ब्रेनस कॉकलिया की वजह से इस बोनी कॉकलिया में टोटल कितनी कैविटीज हो गई? अगर हमसे कोई पूछे, इस मेम्ब्रेनस कॉकलिया की वजह से 3 कैविटी हो गई, और इन कैविटी को हम कहते हैं स्केला। स्केला, स्केला, 3 कैविटी हो गई, और इन तीनों कैविटीज को हमने क्या कहा? स्केला कहा। जो सबसे ऊपर वाली बनी, इसके साथ में वेस्टिबुलर एपरेटस जुड़ा होता है, इसलिए इस वाली कैविटी को हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुली। स्केला वेस्टिबुली जो ऊपर बनी, जो बीच में बनी उसको हम कहते हैं स्केला मीडिया, और जो नीचे बनी उसको हमने कहा स्केला टिम्पैनी। तीन तीन ट्यूब हो गई बोनी कैविटी के अंदर।
मेम्ब्रेनस कॉक्लिया की वजह से 3 कैविटी हो गई। सबसे ऊपर की स्केला वेस्टिबुली, बीच में स्केला मीडिया और सबसे नीचे स्केला टिम्पैनी। अब मुझे कोई बताएगा पूरे बैच के अंदर कि जो वेस्टिबुली है उसमें कौन सा लिम्फ रहेगा, पेरी लिम्फ रहेगा या एंडोलिम्फ रहेगा? वेस्टिबुली में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, पेरी लिम्फ रहेगा। इसमें भैया आ गया पेरी लिम्फ, पेरी लिम्फ। और इसमें अच्छा, और टिम्पैनी में, और टिम्पैनी में नहीं, स्केला टिम्पैनी पूछ रहा हूं, नॉट मीडिया। हाँ, टिम्पैनी में भी अब आप सही आंसर दे रहे हो, पेरी लिम्फ रहेगा। टिम्पैनी में भी पेरी लिम्फ है। अब आप बताना सोच के, अगर कोई आपसे कहे कि स्केला मीडिया में क्या है, हाँ, अब आपके सबके आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। अच्छा, अब एक चीज देखना ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर नजर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखो। ये मेम्ब्रेन जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, रेड वाली मेम्ब्रेन, यही तो वो मेम्ब्रेन है जो स्केला वेस्टिबुली को और स्केला मीडिया को अलग अलग कर रही है। बोलिए है कि नहीं? ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, यही तो अलग कर रही है ना स्केला मीडिया को और वेस्टिबुली को। फिर देखिए ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर नजर न जाने पाए। ये मेम्ब्रेन देखो, ये मेम्ब्रेन तो है जो स्केला मीडिया को और स्केला टिम्पैनी को सेपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये दो मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है जो सेपरेट कर रही है स्केला वेस्टिबुली को और मीडिया को, इसको हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको हम? रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है जो स्केला मीडिया को और टिम्पैनी को अलग कर रही है, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। अब आप मुझे बताओ कि ओवल विंडो किस स्केला के साथ कम्युनिकेट करेगी? ओवल विंडो, हाँ, स्केला वेस्टिबुली। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, स्केला वेस्टिबुली के साथ कम्युनिकेट करेगी। कौन सी? ओवल विंडो। अच्छा, और राउंड विंडो भैया किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? ये भी लगे हाथ बता दो। टिम्पैनी के साथ करेगी। बहुत बढ़िया। एक खास बात मैं आपको बस यहां पे बता दूं, ओवल विंडो से कौन सी बोन जुड़ती है? चलो ये तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं। ओवल विंडो से कौन सी, हाँ, स्टेपिस जुड़ती है। लेकिन राउंड विंडो जो होती है, ये राउंड विंडो क्लोज होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। एक मेम्ब्रेन इसको बंद करके रखती है राउंड विंडो को। राउंड विंडो क्लोज्ड होती है और इस, हाँ भास्कर बिल्कुल सही, और इस मेम्ब्रेन का नाम है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये बंद करके रखती है किसको? राउंड विंडो को। राउंड विंडो क्लोज होती है एक मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उस मेम्ब्रेन का नाम है, भूल गया, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? अब एक चीज और ध्यान से देखना, बिल्कुल बिना हिले डुले सीधे बोर्ड की तरफ नजर डालो। ये स्केला मीडिया है, ये कॉक्लियर डक्ट है, ये पूरा कॉक्लिया है। ध्यान से देखना सब लोग, अगर ये कॉक्लियर डक्ट कॉक्लिया में लास्ट तक जाती, अगर ये कॉक्लियर डक्ट इस कॉक्लिया के बिल्कुल एंड तक जाती, तो इसमें 3 डिफरेंट सेपरेट कैनाल बनती या नहीं बनती? यस और नो। अगर ये बिल्कुल लास्ट तक जाती तो 3 सेपरेट कैनाल बनती या नहीं बनती? बनती, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती। लेकिन ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो कॉक्लियर डक्ट है
ये एंड तक नहीं जाती है, ये एंड के थोड़ा पहले खत्म हो जाती है, ये एंड के थोड़ा पहले ही खत्म हो जाती है। अब आप मेरी बात का आंसर देना, अगर ये एंड के थोड़ा पहले खत्म हो जाएगी तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी एक दूसरे से जुड़े हैं दूर पे कि नहीं जुड़े हैं? बोलिए। अगर ये पहले खत्म हो जाएगी तो दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले स्केला एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वो जो ये जो ओपनिंग है, जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम है क्या? हेलिकोट्रीमा। किसकी मां? हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा। इस पोर का नाम क्या होगा? हेलिकोट्रीमा। अब हम ने जितनी चीजें यहां देखी हैं, जितनी चीजें हमने यहां पढ़ी हैं, उनके बारे में लिख लें, लिखवा दूं सबसे पहले मैं, या केवल इसी से काम चल जाएगा? डायग्राम से लिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा आप बताओ। हाँ, रैबिट में भी दोनों होंगे बेटा, लिखवा देते हैं, ठीक है लिखवा देते हैं। तो लिखवाना हम स्टार्ट करते हैं कहां से? सबसे पहले ओवल विंडो से। सबसे पहले ओवल विंडो से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओवल विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवल विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और इसके बारे में हम लिखेंगे कि इट ओपन्स इन स्केला वेस्टिबुली, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्टेपिस इज कनेक्टेड टू इट। देखो आप, दोनों पॉइंट आपको आते हुए हैं कि नहीं है? बोलिए। कि ये स्केला वेस्टिबुली में ओपन होगी और स्टेपिस इसी से जुड़ी होती है, दोनों आपको आते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राउंड विंडो की। राउंड विंडो की, ये राउंड विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा रोटंडस। ये जो फेनेस्ट्रा रोटंडस है, ओपन्स इन स्केला टिम्पेनी। अच्छा, एक बात मुझे बताना जरा, ये बट किस्म ये एक पैसेज है जिससे दोनों जुड़ रहे हैं हेलिकोट्रीमा के थ्रू। मुझे एक बात बताना, सोच के बोलिएगा, जल्दबाजी नहीं है, कि अगर मैं ये बोलूं कि ओवल विंडो एंड राउंड विंडो आर ओपनिंग ऑफ मिडिल ईयर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओवल विंडो और राउंड विंडो जो है वो मिडिल ईयर में ओपनिंग है या मिडिल ईयर की ओपनिंग है, तो गलत है कि सही है? अच्छा, आप सब लोग आंसर बता रहे हैं रॉन्ग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरी जरा बात सुनिए ध्यान से। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक दरवाजा लगा है जो आगे आपके डाइनिंग हॉल में खुलता है, ठीक है, जिस कमरे में आप बैठे हो। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके रूम की ओपनिंग डाइनिंग हॉल में है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सही है। और अगर मैं ये कहूं कि डाइनिंग हॉल की ओपनिंग आपके रूम में है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया? आप बताओ। नहीं हुआ ना गलत? तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये मिडिल ईयर की ओपनिंग नहीं होगी? अरे भैया, जो दरवाजा आपको कमरे से बाहर लेके जाता है वही दरवाजा तो बाहर से कमरे में लेके आ जाता है। हाँ, झिलमिल आपका आंसर सही है। भाई सोचो ना पहले, ऐसा तो है नहीं कि दरवाजा केवल बाहर लेके जाता हो, जो सीढ़ियां ऊपर लेके जाती हैं आपको वही सीढ़ियां तो आपको नीचे लेके आ रही हैं। लेकिन आप केवल क्या कहोगे कि भैया ऊपर लेके जाते हैं ये सही है, नीचे लेके आते हैं ये तो गलत है। सौम्या बेटा मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता है आपका भी सही रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात ठीक से? तो दिमाग का ग्रे मैटर जो 1400 ग्राम दिया है ना भगवान ने, इसका पूरा यूज करो दिमाग का।
1450 ग्राम का जो ये भरा हुआ है ना, कहाँ यूज करोगे? अभी कर लो, मेडिकल कॉलेज जाके बाकी कर लेना, तुम यही नहीं करना चाह रहे हो। चलो ये हो गए। अब एक बार मैं वो स्टेटमेंट लिख दूं कि इट इज, नहीं दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं। होता क्या है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो कोई किसी का मैसेज दब जाता है, नहीं पढ़ पाता हूं, ऐसा हो जाता है बहुत बार। मैसेज सबके आ रहे हैं। इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन called secondary tympanic membrane, called secondary tympanic membrane। एक मुझे बात बताओ जरा सोच के कि ये देखना, ध्यान से देखना जरा मेरी बातें, पहले ध्यान से देख लो। जब साउंड वेव आएंगी, राउंड विंडो का नाम लिखा है बेटा फिनिस्ट्रा रोटंडस। ये न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है बेटा, है तो न्यूरल कंट्रोल में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक अलग ही टॉपिक बना लेते हैं इसका, सेंस ऑर्गन का, इसमें आई और ईयर आ जाते हैं, है ना। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साउंड वेव आएंगी वो किस विंडो पे आएंगी, जल्दी बताओ? ओवल विंडो पे। सुनते जाओ मेरी बात। ओवल विंडो से कहां पहुंची? स्केला वेस्टिबुली के पेरीलिम्फ में। अब भैया वो ऐसे करके वेव आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कहां पहुंचेगी? हेलिकोट्रीमा में। हेलिकोट्रीमा से होकर के वो साउंड वेव कहां आ जाएंगी? स्केला टिम्पैनी में। और अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा हुई, अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा हुई, तो वाइब्रेशंस चलते चलते यहां आके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे राउंड विंडो पे? बोलिए आप। अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो जो एक्सेस साउंड वेव्स होंगी उनको फाइनली एब्जॉर्ब करने में किस विंडो का रोल होगा? एक्सेस साउंड वेव का, राउंड विंडो। शाबाश, बहुत बढ़िया। हम लिख सकते हैं कि एक्सेस साउंड वेव टर्मिनेट ऑन राउंड विंडो, एक्सेस साउंड वेव्स टर्मिनेट एट राउंड विंडो। आप लोग मेरी आवाज सुन के भी लिख सकते हैं काफी कुछ, और उसमें भी जो मिस हो जाए तो वो बोर्ड पे देख के लिख सकते हैं, और आवाज सुन के भी लिख सकते हैं। चलिए अब आप बताओ, आपको दोनों विंडो क्लियर हो गई? दोनों विंडो क्लियर, ठीक है। अब दोनों विंडो के बाद में हम बात करते हैं दोनों मेम्ब्रेन की। दोनों विंडो के बाद में अब आया दोनों मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? रीजनर्स मेम्ब्रेन है, रीजनर्स मेम्ब्रेन है। रीजनर्स मेम्ब्रेन जो होती है ये थिन होती है और स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम आप जानते हैं, जो लंग्स एल्वियोलाई वगैरह में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है, और ये किसको किसको सेपरेट करती है? सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया। बिल्कुल सही, जिलमिल, स्नेहा, जो भी आंसर दे रहे हैं आप बच्चे, सबका आंसर करेक्ट है। स्केला मीडिया, हाँ नायला बिल्कुल सही आंसर आपका। ये सेपरेट करती है स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को। क्लियर? इसके बाद अगली है बेसिलर मेम्ब्रेन। मैंने इसको क्यों साफ नहीं किया है उसका एक रीजन है, बस मैं बताने वाला हूं। ये फाइब्रस होती है, और ये किसको किसको सेपरेट करती है? बेसिलर मेम्ब्रेन। भास्कर, अक्षिता बिल्कुल सही आपका, स्नेहा, नायला सबका आंसर सही आ रहा है। ये मोहम्मद जुबैर, ये मीडिया को और टिम्पैनी को, हमद, लक्ष्य सबका आंसर सही है। ये सेपरेट करती है स्केला वेस्टिबुलर मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। हाँ बिल्कुल खुशी, आरसी बिल्कुल सबका आंसर सही है। अब मेरी एक छोटी सी बात ध्यान देखना, सलोनी सही आंसर है आपका। अब मेरी छोटी सी बात पे ध्यान देना। आपने सबने पढ़ा है
कि जो हियरिंग ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। बहुत बढ़िया, पहले से बता दिया, सौम्य, सौम्य या सौम्या जो भी नाम है आपका है। तो वो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो मैं आपको बता दूं कहां पे है, एक नजर में देखना, फिर मैं डायग्राम साफ कर दूंगा। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है, एंडोलिम्फ में स्केला मीडिया के। तीन बातें मैंने, तीनों आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। पहली बात कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, एक बात। दूसरी बात इन एंडोलिम्फ, तीसरी बात ऑफ स्केला मीडिया। आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की पोजीशन क्लियर हो रही है, लोकेशन क्लियर हो रही है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन इन एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक टर्म है हेलिकोट्रीमा, मैं उसके बारे में भी लिख दूंगा आपको, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। हेलिकोट्रीमा लिख देते हैं, तीनों स्केला लिख देते हैं, और पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ लिख देते हैं, और फिर कंटिन्यू करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर है हेलिकोट्रीमा, थ्रू विच स्केला वेस्टिब्यूली communicates with स्केला टिम्पैनी। अब हमारे पास तीन टर्म है। पहला है स्केला वेस्टिब्यूली, ये अपर है, फिल्ड विद कौन सा लिम्फ है स्केला वेस्टिब्यूली में? हाँ, पेरी, बिल्कुल सही, फिल्ड विद पेरी लिम्फ। फिर दूसरा है स्केला मीडिया, ये मिडिल है, फिल्ड विद एंडोलिम्फ। अरे वाह, पहले से आंसर चलने लगे, एंडोलिम्फ। तीसरा है स्केला टिम्पैनी, ये लोअर है और फिल्ड विद पेरीलिम्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर आ रहा है, गजब का इंटरेक्शन चल रहा है, तो हाँ, ये हो गए तीनों। अब मुझे पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ की कंपोजिशन के बारे में एक आध बतानी है। जो पेरीलिम्फ है ये, इसमें सोडियम रिच होता है और पोटेशियम लेस होता है, और एंडोलिम्फ में पोटेशियम रिच होता है और सोडियम लेस होता है। मेरा सबसे कहना है, ये बात एक अच्छे से याद रखिएगा कि एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन ज्यादा है। हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अभी आगे, समझ रहे हैं आप? एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन ज्यादा है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। हमें इस पॉइंट की अभी टेक्निकली जरूरत पड़ने वाली एक जगह पे, तो मेरा सबसे कहना है इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, कि एंडोलिम्फ में कौन सा आयन ज्यादा है, Na या K? एंडोलिम्फ में K, हाँ, ये याद रखिएगा, हमें इस K से काम है थोड़ा सा। तो चलो, अब हम पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। ये पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया उसका। अब हम पहुंचते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। अच्छा, कॉक्लिया में मैंने ये आपको बता दिया कि इट अराइजेस फ्रॉम सैक्यूल, ये लिखवाया था पॉइंट की नहीं लिखवाया? मैं भूल रहा हूं, बताया तो था, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? लिखवाया नहीं है तो लिख लो, बता तो दिया मैंने। हाँ, बोला तो था, वो तो मुझे भी याद है। अब आप लिख सकते हैं कॉक्लिया, लास्ट में लिख लो,
arises फ्रॉम सैक्यूल। क्या है, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं और लिखाने में छूट जाते हैं वो। कॉकलिया arises फ्रॉम सैक्यूल एंड is connected to it and is connected to it through duct of reunions, duct of reunions, duct of reunions। हाँ, duct of reunions किसका मतलब बेटा दीपक, किस चीज का मतलब पूछ रहे हो तुम? सैक्यूल से जुड़ा रहता है किसके थ्रू? ये डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। कनेक्ट टू इट मतलब इट इज कनेक्टेड टू इट का मतलब इस सैक्यूल के साथ कनेक्ट है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे आप तो वो मतलब है उसका। एंड इज कनेक्टेड टू इट थ्रू डक्ट ऑफ रियूनियंस, सैक्यूल से निकलता है और सैक्यूल से ये किसके थ्रू जुड़ा है? डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू जुड़ा है। ये किसके थ्रू? डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। अब हम पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑर्गन। अब आ गया सबसे पहले हियरिंग ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो क्या है? वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। चलिए, तो अब हम लोग पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। इसके पहले कुछ बताने के लिए तो बचा नहीं है, ये सारा कंप्लीट है। तो अब आता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। चलिए, हेडिंग है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। आप जिस मेम्ब्रेन में ओवल विंडो, राउंड विंडो, मेम्ब्रेन इंटरनल है, मिडिल ईयर में है। अरे भैया, जहां विंडो है वही मेम्ब्रेन है, उसके लिए क्या राउंड विंडो है, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर? मिडिल ईयर की वॉल है वो। हाँ, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है, देखिए ध्यान से, लोकेटेड ऑन, किसके ऊपर लोकेट है ये लोकेट है बेसिलर मेम्ब्रेन के। लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, कहां लोकेट है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर। हाँ, इन एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट, कुछ भी बोल दे। हाँ, वही बताने जा रहा था मैं। तो ये स्केला मीडिया में है ना, सही है। तो एक बात मैं आपको बताने जा रहा था कि एंडोलिम्फ में है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जो एंडोलिम्फ है, इसको हम अगर एंडोलिम्फ के बजाय, इसको हम एंडोलिम्फ के बजाय इसको हम कॉर्टी लिम्फ कह दे तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम एंडोलिम्फ को कॉर्टी लिम्फ कह दे, बिकॉज इट इज एंडोलिम्फ ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सो इट इज कॉल्ड कॉर्टी लिम्फ। है तो एंडोलिम्फ ही है, एंडोलिम्फ ही है, बट बेटर टर्म इज कॉर्टी लिम्फ। हम इसको कॉर्टी लिम्फ भी कह सकते हैं। क्या काव्या समझ में नहीं आया यार? वो एंडोलिम्फ है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का एंडोलिम्फ है, तो हम कॉर्टाई की वजह से कॉर्टी लिम्फ बोलने लगे उसको। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है ना? हाँ भाई, कॉर्टी लिम्फ बोल दे स्केला मीडिया का। लिखिए जरा हेडिंग, हेडिंग लिखिए सब लोग, फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं डायग्राम। लिखा? चलिए देखिए, सबसे पहले
ये हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कई टाइप की सेल हैं। जैसे एक ये सेल हो गई, एक टाइप की ये सेल हो गई, यहाँ और भी सेल होंगी साइड में, और भी सेल हो गई, ऐसे करके। ठीक है, अब इन सेल के ऊपर हेयर होते हैं। इन सेल के ऊपर क्या होते हैं? हेयर। ये देखो आप, इस सेल के ऊपर होते हैं हेयर। और इन हेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे करके। इन हेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ये जो हेयर सेल हैं, इनके नाम मैं भी लिखता हूं आपके सामने तो थोड़ी देर के बाद। तो आप मुझे बताना, जरा ध्यान से बताना, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? अगर हमसे कोई पूछे कि ये कौन सा स्केला है, ये कौन सा स्केला है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये मीडिया है, ये स्केला मीडिया है। अगर हमसे कोई कहे कि इस बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे वाले पार्ट का आप नाम बताओ, इस वाले पार्ट का, तो ये कौन सा स्केला हो जाएगा? नीचे वाला टिम्पैनी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कोई आपसे कहे कि ये ऊपर वाले स्केला का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेस्टिबुली हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये पूरा की पूरा सेक्शन बन गया एक इसका, इंटरनल ईयर का। बना कि नहीं बना? ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप देख लेना। ये पूरा सेक्शन हो गया। आप बताओ इसमें कौन सा लिम्फ रहेगा? स्केला वेस्टिबुली में। नर्व भी बनाऊंगा, सब बनाऊंगा अभी। स्केला वेस्टिबुली में कौन सा रहेगा? पेरी लिम्फ रहेगा। स्केला मीडिया में कौन सा रहेगा? स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ। और स्केला टिम्पैनी में। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रिया वेस्कुलरिस। स्ट्रिया वेस्कुलरिस। स्ट्रिया वेस्कुलरिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोलिम्फ। स्ट्रिया वेस्कुलरिस ये एंडोलिम्फ का फॉर्मेशन करता है। जब आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई देखोगे तो इसमें आपको दो टाइप की प्राइम सेल दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखेंगी इनर हेयर सेल, एक आपको मिलेंगी इनर हेयर
सेल और एक आपको मिलेंगी आउटर हेयर सेल। दो टाइप की हेयर सेल आपको यहां पर दिखाई देंगी, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। और बाकी जितनी ये अलग से बनाई हैं ये सब सपोर्टिंग सेल हैं, ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये जितनी भी मैंने बनाई है यहाँ पे साइड में, ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के। इन सपोर्टिंग सेल्स के नाम हो सकते हैं क्या क्या? हैंसन सेल, हैंसन सेल, डीटर्स सेल, डीटर सेल्स, सेल्स ऑफ क्लॉडियस, सेल्स ऑफ क्लॉडियस, पिलर सेल। ये सारी एसोसिएटेड सेल आपको यहां पर मिलेंगी और ये सब की सब सपोर्टिंग सेल हैं। ये सब के सब हैंसन सेल, डीटर सेल, सेल ऑफ क्लॉडियस, पिलर सेल, ये सारी की सारी सपोर्टिंग सेल्स हैं जो मैंने साइड में बनाई हैं। उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेबलिंग को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। इन हेयर सेल्स से नर्व फाइबर निकलेंगे। ये देखो आप, ये निकल रहा है नर्व फाइबर। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से नर्व फाइबर निकलेंगे इनको हम कहेंगे कॉक्लियर नर्व फाइबर। ये है कॉक्लियर नर्व फाइबर, कॉक्लियर नर्व फाइबर कहते हैं जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से निकलते हैं। इनको हम कहते हैं कॉक्लियर। बेटा होता क्या है झिलमिल, कॉक्लियर नर्व फाइबर यहां से निकले और वेस्टिबुलर नर्व फाइबर निकलेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस से, फिर दोनों मिल जाएंगे जब तो बनेगी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच हैं, एक ये है कॉक्लियर नर्व, अभी आएगा आगे, ठीक है। ये हेयर है, ये हेयर है और हेयर होते हैं स्टीरियोसीलिया। आपको दो टाइप के सीलिया पढ़ने को मिलते हैं, स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया। ये जो हेयर होते हैं हेयर सेल के, ये होते हैं स्टीरियोसीलिया। इनर हेयर सेल जो होते हैं इनका नंबर होता है 3500 और आउटर हेयर सेल का नंबर होता है 12,000। 12,000 आउटर हेयर सेल का नंबर होता है 12,000 और इनर हेयर सेल का नंबर होता है 3500। और हेयर सेल के जो हेयर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। एनसीईआरटी बुक में दिया है ये स्टीरियोसीलिया। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी बुक का ही है मगर उससे ज्यादा क्लियर है हमारा डायग्राम जो है। हाँ, नॉन मोटाइल होते हैं ये। हाँ, मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, बिल्कुल सही। अब मैं बात करता हूं आपसे थोड़ा सा, कौन सी बुक में 12,000 की जगह 20,000 दिया है बताना जरा। 12,000